बुक सुपरनैचुरल चैप्टर 3 गरीबी की दुर्गंध 1916 से 1917 तक। स्कूल ने बिली की अवधारणा को बहुत तरीकों से बढ़ा दिया था। उसने संसार को इंडियाना और केंटकी की हरी भरी पहाड़ियों से आगे भी जाना, एक युद्ध ग्रसित दुनिया। उसने उन देशों के भी नाम सुने जिनके अस्तित्व में होने तक के बारे में उसने कभी नहीं जाना था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। और उसने जाना कि कैसे इन देशों ने एक गठबंधन बनाया है फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रूस के विरोध में। हालांकि 1916 की शर्त में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका निष्पक्ष ही था। श्रीमती टेम्पल अपने छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अवगत रखती थी। वह अक्सर एक समाचार पत्र स्कूल लाती थी ताकि विश्व युद्ध के विषय में लिखे गए लेखों को बच्चों को पढ़कर सुनाए। बिली की कल्पना पैदल सिपाहियों और कमांडिंग जनरलों, भयंकर लड़ाइयों और रोमानी नायकों के वृत्तांतों के द्वारा द्रवित हो जाती थी। कभी कभी तो दोपहर के खाने के अवकाश के आधे समय तक वह उन सिपाहियों की तस्वीरों को ही अध्ययन करता रहता था जो अखबार में छपी होती थी। कभी कभार उसे जेफरसनविल के बाजारों में भी सिपाही दिख जाया करते थे। उनकी साफ सुथरी मिलिट्री की यूनिफॉर्म बिली की 7 वर्षीय कल्पना में अग्नि प्रज्वलित कर देती थी, उसे भी सिपाही बनने की तीव्र इच्छा प्रदान करते हुए। बिली के साथ स्कूल में पढ़ने वाले एक दोस्त लाइट फोर्ड को एक स्काउट वाली यूनिफॉर्म प्राप्त हुई थी। गर्मियों के महीनों के दौरान पथफाइंडर पत्रिका को बेचने के कारण लाइट अक्सर उसे स्कूल पहनकर आता था, जो बिली को ईर्ष्या ही करवाती थी। प्रतीक चिन्ह वाला बिल्ला, आस्तीनों पर पदानुसार धारियां, मिलिट्री की तरह की टोपी और पैंट के दोनों पैंचों में एक एक धारी के साथ लॉयड फोर्ड की उस स्काउट यूनिफॉर्म में वह सभी कुछ था जो बिली चाहता था, अपने लिए कपड़ों की एक जोड़ी स्वरूप। यदि वह कभी ऐसी पोशाक पहन सके, वह जानता था कि उसे महत्वपूर्ण होने की कितनी अनुभूति होगी। एक दिन बिली ने पर्याप्त हिम्मत जुटा ही ली यह पूछने के लिए, लॉयड, जब तुम्हारी वह यूनिफॉर्म पहन कर पुरानी हो जाए तो क्या तुम वह मुझे दे दोगे? बिल्कुल बिली, मैं वह तुम्हें दे दूंगा। अक्टूबर के अंत तक पहुंचते पहुंचते मौसम ठंडा हो चला था। मैदानों में पाले की परत कालीन की तरह जम जाती थी और 10 बजे से पहले तो शायद ही कभी पिघलती हो। बिली अभी भी कमीज के बिना कांप रहा था, जबकि वह यूटिका पाइक पर दौड़ा जा रहा था। यदि वह स्कूल में पर्याप्त जल्दी पहले पहुंच जाए तो अपनी कपकपाहट को कोयले वाले लोहे के स्टोव से गर्म कर सकता था, इससे पहले कि क्लास शुरू होवे और उसे अपनी ठहराई हुई सीट पर जाकर बैठना पड़े। श्रीमती वैदन ने, जो कि चार्ल्स के मालिक की पत्नी थी, उसे खुले सीने के साथ स्कूल की ओर दौड़ते देख लिया होगा, क्योंकि एक दिन उन्होंने उसे एक इस्तेमाल किया हुआ कोट दिया जिसकी एक बाह पर उकाब का एक बिल्ला लगा था। इतनी गर्माहट की ऐशो आराम के प्रेम में बिली उस कोट को हर मिनट पहने रहता था, चाहे वह काम करे या कैबिन के बाहर खेल रहा हो। स्कूल में तो वह अपने कोट को कॉलर तक पिन लगाकर बंद किए रहता था, ताकि दूसरे बच्चों में से कोई भी यह न देख सके कि अंदर पहनने के लिए उसके पास कमीज नहीं थी। रात को अटारी में सोते वक्त बिली और उसके भाई उन सितारों को देखा करते थे जो पटरों के बीच जिर्रियों में से झांकते दिखाई पड़ते थे। जब बर्फ गिरती थी तो एला अपने लड़कों को तिरपाल के कपड़े में लपेट देती थी ताकि सोते वक्त भीगने से उनका बचाव हो सके। सुबह तिरपाल के ऊपर धूल की तरह बर्फ जमी होती थी। लड़कों के जागने से पहले ही एला ने सुबह का नाश्ता तैयार कर लिया था, गरम गरम बिस्कुट और ज्वार का शीरा। एक सुबह जब उसने नसैनी बांझ की सीढ़ी के पास जाकर पुकारा, बिली, तुम और एडवर्ड नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ। बिली ने उत्तर दिया, मम्मा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंखों में कुछ भर गया है। रात भर अटारी में जो ठंडी हवाएं चल रही थी उनकी वजह से उसकी पलकें चिपक कर बंद हो गई थी। एला बोली, तुम्हारी आंखों में कीचड़ आ गया है, 1 मिनट रुको, मैं खून की चिकनाई लाती हूँ। जब कभी चार्ल्स रैकून मारता था, वह मांस के ऊपर से चर्बी को काट कर अलग कर देता था और एला उसे खोलाकर चिकनाई बना लेती थी और उसे डिब्बे में भरकर रखती थी। यह खून की चिकनाई पूरे परिवार के लिए हर मर्ज की एक दवा थी।
एला अपने बच्चों को इस बुरे जुकाम में देती थी, उस पर तारपीन और कोयले के तेल के साथ। गले में खराश होने पर वे इसे निगल जाया करते थे। जब एला ने गर्म करके यह खून की चिकनाई लड़कों की पलकों पर मली, जब तक कि वे अपनी आंखें खोलने न लगे। बिली और एडवर्ड बर्फ में पैदल ही स्कूल जाते थे, कभी कभार घोड़े गाड़ी के पहियों के निशान के साथ साथ कभी कभी जमी हुई बर्फ में होकर। वे घुटनों तक पूरी तरह भीगे हुए स्कूल पहुंचा करते थे। भाग्यवश उनके जूते और पैंटें दोपहर के खाने के समय तक सूख जाया करते थे। वे अपना दोपहर का खाना एक साथ शीरे के आधे गैलन की बाल्टी में लेकर जाते थे। बाल्टी के अंदर उनकी माँ एक छोटे डिब्बे के अंदर सब्जियाँ, दूसरे में राजमे, सुबह के नाश्ते से बचे मक्के के ब्रेड के 2 टुकड़े और 2 चम्मच बांध कर देती थी। बिली दूसरे बच्चों के खानों में तंदूर में पकी हुई ब्रेड की खुशबू सूंघ पाता था। उसकी महक बढ़िया होती थी। वह अब यह जानता था कि वे बच्चे दोपहर के खाने में सैंडविच व कुकी खाते थे और उसे शर्म आती थी उनको अपनी सस्ती राजमों और मक्के की ब्रेड दिखाने में। सो वह और एडवर्ड नदी तक चले जाते, एक लट्ठे पर बैठते और राजमे के डिब्बे को बीच में रखते और अकेले में अपना खाना खाते थे। बिली राजमों का पहला चम्मच निकालता, फिर एडवर्ड अपना चम्मच डालता, फिर बिली बारी बारी इस बात का ध्यान रखते हुए कि दोनों डिब्बे उन दोनों के बीच में बराबरी से खाली हो जाएं। 1916 की क्रिसमस के करीब श्रीमती टेम्पल ने अपने छात्रों से लाल, सफ़ेद और नीले कागजों की पट्टियां कटवाई और चिपका कर जंजीर नुमा झालरें बनवाई कि घर ले जाएं और अपने अपने क्रिसमस ट्री पर लटकाएं। चार्ल्स ने इससे पहले कभी अपने घर में क्रिसमस ट्री नहीं लगाया था, लेकिन जब एला ने अपने बेटे के बनाए सजावट के सामान को देखा तो उसने ठान लिया कि इस वर्ष मामला फर्क होगा। एक कुल्हाड़ी लेकर एला जंगल से एक छोटा हरा भरा देवदार काट लाई। उसने कागज की बनी दोनों जंजीरों की डालियों पर लटका दिया, लेकिन वह पेड़ अभी भी काफी खाली खाली लग रहा था। चार्ल्स ने कुछ खाने वाला मक्का उस गर्मी में बगीचे में लगाया था और एला ने सोचा यह एकदम सही समय है इसे इस्तेमाल करने का। उसने उसको एक बंद केतली में खुली आग के ऊपर हिलाकर पॉप कर लिया। सुई धागे का इस्तेमाल करके उसने पॉपकॉर्न पिरो कर एक लंबी माला बना ली और फिर उस माला को डालियों पर चारों ओर कई बार लपेट दिया, जब तक कि उसे संतोष न हो गया कि वह एक उचित क्रिसमस ट्री लगने लगा है। पेड़ को सजाने के बाद एला के पास कुछ पॉपकॉर्न बचे भी रह गए, सो उसने उन्हें आधे गैलन वाले शीरे की बाल्टी में डाल दिया और बिली और एडवर्ड के साथ स्कूल भेज दिया। दोपहर के भोजन के समय कुछ बढ़िया हो जाने के लिए दोनों लड़कों ने अपने भोजन की बाल्टी को सामान वाले कक्ष में एक शेल्फ पर ऊपर रख दिया, जहां दूसरे बच्चे अपने कोट टांगा करते थे। बिली अभी भी अपना कोट दिन भर पहना करता था, यहाँ तक कि क्लासरूम में भी। सुबह के करीब 10 बजे बिली का मन उन पॉपकॉर्न की तरफ भटक गया। उनका स्वाद कैसा होगा? फिर उसने सोचा, मैं सोचता हूँ कि यदि मैं मुट्ठी भर खा लूँ तो कैसा रहेगा। सो उसने हाथ उठाया और श्रीमती टेम्पल से पूछा कि क्या वह बाहर जा सकता है, आउट हाउस शौचालय का प्रयोग करने के लिए। जब बिली सामान रखने वाले कक्ष के पास से गुजर रहा था, उसने बाल्टी का ढक्कन खोला, मुट्ठी भर के पॉपकॉर्न निकाले, फिर ढक्कन को वापस लगा दिया। वह बाहर ईंटों से बनी चिमनी के पीछे गया और उन पॉपकॉर्नों को खाने लगा, टुकड़ा ब टुकड़ा स्वादिष्ट। वापस अंदर जाने से पहले उसने सावधानी से अपने हाथों और चेहरे को साफ किया ताकि उसके द्वारा की इस बेईमानी का कोई सबूत न मिले। दोपहर के खाने के वक्त बिली और एडवर्ड नीचे नदी पर गए ताकि अपने लट्ठे पर बैठकर खाना खाएं। वे दोनों ही चाहते थे कि पहले पॉपकॉर्न ही चबाया जाए। जब उन्होंने बाल्टी खोली, उन्होंने पाया कि 1/3 पॉपकॉर्न तो गायब था। एडवर्ड ने बिली को देखा मासूमियत से भरे अचंभे के साथ और बोला, बोलो, इस पॉपकॉर्न के साथ कुछ तो हुआ है। बिली ने भी अपने भाई की तरह ही अचंभित दिखने की चेष्टा की। हाँ, कुछ तो हुआ है। एडवर्ड को सच ही हवा भी नहीं लगी। लड़कों ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपने अपने मोजे टांगे। अगली सुबह प्रत्येक को एक एक संतरा और 3 टॉफियाँ अपने अपने मोजे में मिली। बिली ने सोचा, ओह, यह सेंटा क्लॉज भी क्या बढ़िया व्यक्ति है जिसने आकर यह सब मुझे दिया। उसने अपना संतरा खाया क्रिसमस डे पर, लेकिन छिलकों को उसने सुखाया और हफ्तों तक अपने कोट की जेब में लेकर घूमता और चूसता रहा जैसे कि कोई टॉफ़ी कैंडी हो।
1917 की जनवरी में किसी समय बिली ने पाया कि लॉयड फोर्ड ने अपनी स्काउट वाली यूनिफॉर्म क्रिसमस की छुट्टियों के बाद अभी तक स्कूल में पहनी नहीं थी। उसने पूछा, लॉयड, उस स्काउट सूट का क्या हुआ? लॉयड ने कहा, मुझे माफ़ करना बिली, मैं भूल गया था कि तुम उसे लेना चाहते थे। मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा। अगले दिन लॉयड हतोत्साहित करने वाली खबर लेकर आया। माँ ने कोट को लेकर उससे कुत्ते का बिस्तर बना दिया। बिली और पैंट का इस्तेमाल कर लिया डैडी की पैंट में पैबंद लगाकर जोड़ने के लिए। मेरे पास एक चीज़ भी नहीं बची है सिवाय एक पांचे के। अविचलित बिली ने कहा, तो वे पांचा ही मुझे दे दो। अब बिली इस एक पांचे का गर्वित मालिक था, जो एक पुराने होकर घिसे हुए स्काउट यूनिफॉर्म से आया था, जिसकी एक और एक धारी थी नीचे तक और एक और के सिरे पर था नाड़ा। वह उस पांचे को पहनकर स्कूल जाने का बहुत इच्छुक था और ऐसा करने का कोई तरीका उसे देख नहीं पड़ रहा था। सो उसने पांचे को कोट की जेब में रखा, जहां वह तैयार अवस्था में रहे जब एक बढ़िया बहाना मिले। उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। सर्दियों के एक बड़े तूफान ने अपना सफ़ेद क्रोध इंडियाना के जंगल व गांवों के इलाकों पर डाल गया था। कुछ कुछ जगह तो बर्फ़ 17 फीट गहरी थी। उसके बाद बर्फीली बारिश भी हो गई, जिसके कारण पेड़ों पर चमकदार जमी हुई बर्फ़ और हिम की परत लग गई, जिसके कारण बर्फ़ पर फिसलने वाले खेत की बढ़िया स्थिति बन गई। यूटिका पाइक स्कूल के छात्र अब अपनी दोपहर के भोजन की छुट्टी पास ही के एक ऊंचे टीले से बर्फ़ पर फिसलने का खेल स्लैंडिंग में बिताने लगे। सारे बच्चों के पास दुकान से खरीदी फिसलने वाली गाड़ी थी, सभी मतलब बिली और एडवर्ड के सिवाय। बिली को याद आई एक पुरानी धातु की थाली जो उसने नदी के पास कचरे के ढेर में देखी थी। वह उसे उठा लाया और जल्द ही वह और एडवर्ड भी बाकी बच्चों में शामिल हो गए। उस टीले की चोटी पर ऊपर वे उस थाली में चढ़ गए। बिली पीछे बैठा और एडवर्ड को आगे बैठाकर अपने पैरों को चारों ओर लपेट लिया और फिर पहाड़ी से नीचे फिसलते हुए निकल गए। घूम कर चक्कर खाते जा रहे थे जब वे नीचे फिसल रहे थे। यह बड़ा मज़ेदार था, लेकिन हुआ यह कि उस थाली का जंग खाया तला निकल गया और फिर उन्हें स्लैट की तरह इस्तेमाल करने के लिए किसी और चीज़ को ढूंढना पड़ा। उन्होंने एक लट्ठे की शक्ल को बदला, उसे काट छील कर, जब तक कि वह एक स्लैट रनर जैसा ही न बन गया। बर्फ़ की हालत पर्याप्त जमी हुई थी, वह काम कर गया। फिर उन दोनों लड़कों ने बारी बारी से अपनी स्लैट चलाई, पहाड़ी की सबसे सीधी ढाल पर बहुत तेजी के साथ। एक बार की स्लैट दौड़ में लड़के बड़ी तेजी से गिरे थे, ठीक पहाड़ी की तलहटी में पहुंचकर। बिली तो उठ गया, ढेर सारी बर्फ़ के साथ जो सब जगह उसके कोट में फंसी थी और पैर में हल्के दर्द के साथ। बाकी बच्चों ने उन्हें आ घेरा, यह पूछने देखने के लिए कि वे लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं। ओह, मुझे पैर में चोट लग गई है, वह कर्रा कर बोला। फिर अचानक उसे एक विचार आया। इससे मुझे याद आ गया, मेरी जेब में उस स्काउट यूनिफॉर्म का एक पांचा रखा हुआ है, उससे एक बढ़िया पट्टी बनेगी। उस पांचे को जेब से निकालकर अपने पाँव को उसमें टेनिस वाले जूते समेत घुसाकर ऊपर तक चढ़ा लिया, अपने पैर के दर्द वाले हिस्से पर एक जगह पर नाड़े से बांध दिया। ठीक तभी स्कूल की घंटी बज गई, उन्हें वापस क्लास में बुलाने के लिए। उस दोपहर श्रीमती टेम्पल ने बिली से ब्लैक बोर्ड पर आने के लिए कहा। वह टेढ़ा खड़ा होकर सवाल लगाने लगा, इस आशा के साथ कि बाकी के छात्र यह नहीं देख पाएंगे कि उसने सिर्फ एक पैर में ही वह यूनिफॉर्म पहनी है, परंतु जाहिर सी बात है सभी को दिखाई दे गया। दबी छिपी हंसियां जल्दी ही जोरदार ठहाकों में तब्दील हो गई। बिली रोने लगा और श्रीमती टेम्पल ने उसे पहले ही घर भेज दिया। अप्रैल में श्रीमती टेम्पल स्कूल में लुईविल का एक अखबार लेकर आई, जिसकी सुर्खियां चीख चीख कर कह रही थी, संयुक्त राज्य ने जर्मनी से युद्ध की घोषणा की। उन्होंने पूरा लेख जोर से पढ़कर सुनाया, यह समझाते हुए कि कैसे मार्च 18, 1917 को जर्मनी की पनडुब्बियों ने 3 अमेरिकी व्यापारिक जहाज़ों को डुबा दिया, जिसके द्वारा राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन अमेरिका की निष्पक्षता का अंत करने के लिए मजबूर हो गए थे। अब संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व युद्ध में कूद पड़ा था।
स्कूल के बाहर 5 वृक्षों में कलियां आने लगी थी। दिन ब दिन अब गर्मी बढ़ रही थी। एक दोपहर बिली सर्दियों वाले उस भारी कोट में पसीने पसीने हुआ जा रहा था। उसकी अंगुलियां अब उसके टेनिस के जूतों में हुए छेदों से बाहर निकल आई थी। एक दिन श्रीमती टेम्पल का ध्यान गया कक्षा में पीछे बैठे कुछ बच्चों छात्रों पर, जो अजीब अजीब चेहरा बना रहे थे और अपनी नाकें पकड़ रहे थे, जैसे कि कोई चीज़ बहुत बदबू दे रही हो। उन्होंने सोचा कि कहीं यह उस युवा विलियम ब्रनम से संबंधित कोई चक्कर तो नहीं है। आखिर क्यों यह लड़का ऐसी गर्म दोपहर में भी अपना कोट पहनने को आमादा रहता है। उन्होंने कहा, विलियम, तुम उस कोट को उतार क्यों नहीं देती हो? तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? बिली का दिल तो जैसे रुक ही गया। वह अपना कोट नहीं उतार सकता था। उसने कोई शर्ट नहीं पहनी हुई थी। नहीं मैम, मुझे तो कुछ ठंड सी लग रही है। वह चकित हो गई। तुम्हें इस प्रकार के दिन में ठंड सी लग रही है? जी मैम, वह बोली। तुम यहाँ आओ, इस आग के पास बैठ जाओ तो अच्छा रहेगा। बिली ने अपना भेद पूरी सर्दी पर छिपाए रखा था और वह उसे अब ऐसे खुल जाने नहीं देने वाला था। झिझकते हुए उसने अपनी सीट मटके नुमा स्टोव के पास लगा ली, जबकि श्रीमती टेम्पल ने उसमें एक और बेलचा भर के कोयले डाल दिए। उसके साथ उसका माथा पसीने की बूंदों से भर गया और फिर चेहरे पर बह गया। श्रीमती टेम्पल ने पूछा, विलियम, तुम्हें अभी भी ठंड सी लग रही है? जी मैम। उन्होंने सिर हिलाया। लगता है तुम बीमार हो। तुम्हारे लिए घर जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिली कई दिनों तक घर पर ही रहा। यही सोचता रहा कि स्कूल वापस जाने के लिए अब कमीज कहाँ से लाए। उसकी बुआ, उसके पिता की बहन, उनके कैबिन वाले पहाड़ के दूसरी पार रहा करती थी। उनकी एक बेटी थी जो लगभग बिली की ही उम्र की थी। वे हाल ही में मुलाकात करने आए थे और उसकी छोटी बहन अपने एक पोशाक पीछे छोड़ गई थी। हालांकि उसके अगले दिन और पिछले हिस्से में सजावटी झालर सी लगी हुई थी। बिली ने सोच लिया कि वह इस पोशाक में से एक शर्ट बना लेगा। उसने स्कर्ट वाले ज़्यादातर हिस्से को काट कर निकाल दिया और बाकी के हिस्से को अपने पैंट में खोस लिया। फिर उसने स्वयं को टूटे हुए शीशे में जो सेब के पेड़ में बाहर ठुका हुआ था जांचा। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगलियां क्रॉस कर ली। जब स्कूल के बच्चों ने फीते की झालर को चारों ओर उसके सीने पर देखा तो उससे चिढ़ाने लगे, यह तो लड़कियों की पोशाक है। नहीं, यह नहीं है, बिली ने जोर दिया, यह मेरा इंडियन सूट है। वे और जोर से हंसने लगे ऐसी मन घड़त बात पर और उसे बेरहमी से चिढ़ाने लगे। बिली ब्रैनम लड़कियों के कपड़े पहनता है, क्या छोकरी की जैसा है। उनके मजाक उड़ाने के बावजूद बिली उस कमीज को रोज पहनता था जब तक कि स्कूल गर्मियों की छुट्टी के लिए बंद ही ना हो गए। उसे करना ही था, उसके पास यही एक शर्ट तो थी।